तो ज्योति ये किताब जो है भाईज ऑफ बेंगलुरु, द अंडरवर्ल्ड गाइज फ्रॉम द बैंगलोर। जैसे हम भाईज बोलते हैं, वहाँ पे राउडीज बोलते हैं। राउडी यानी गुंडा। राउडी यानी गुंडा। आज आपको मैं एक बहुत ही दबंग महिला से मिला रहा हूँ, मिस ज्योति शेलार। 60s और 70s में इस तरह का क्राइम हुआ करता था। 80s में राइज हुए। उन्होंने रियलाइज किया that they have to use their muscle power and try extracting money. एक्सटॉर्शन चालू किया। देन एक पहलवान आए जिनका नाम था MP जयराज। जयराज became the पहला डॉन, इवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने पॉलिटिक्स को हमेशा गुंडों की जरूरत पड़ती है। Exactly. MP जयराज का मर्डर मुत्तपा राय के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज मुत्तपा राय ने मुंबई से शूटर्स मंगाए थे। फर्स्ट टाइम बेंगलुरु में अंडरवर्ल्ड में जो शूटिंग हुई वो गन्स से हुई। बॉम्बे के शूटर से जाके बैंगलोर के राउडी को मारा। जो शरद शेट्टी है, दाऊद इब्राहिम का जो हाँ। खास था, उसके साथ भी फिर उसका कनेक्शन। मुत्तपा राय का। बैंगलोर में कोई मुस्लिम अंडरवर्ल्ड नहीं थे? काफी मुस्लिम माफिया थे। रणवीर का मैंने इंटरव्यू किया तो उसने मुझे बोला कि उसका क्राइम में आने का रीजन ही अमिताभ बच्चन थे। What? वो घटना क्या थी जो आपको 1 बजे रात को लोगों ने किडनैप किया था? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस शो पे। आज आपको मैं एक बहुत ही दबंग महिला से मिला रहा हूँ। जी हाँ, ये दबंग महिला मेरी स्टूडेंट, मेरी शागिर्द, मेरी रिपोर्टर मिस ज्योति शेलार। शी वॉज माई रिपोर्टर इन मुंबई मिरर एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग उस ज़माने में मेरे साथ काम करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड भी नहीं थी है। बट समहाउ आई कन्विंस्ड हर के एक काम कर लो, एक बुक लिख लो। और फिर इसने एक ऐसी किताब लिखी जो एक्चुअली मैं लिखने का सपना देख रहा था, लेकिन फिर इस लड़की ने उस किताब को मुझसे भी अच्छे से लिखा है। वो किताब आपके सामने मौजूद है और उससे पहले लिखने वाली वो लेखक ज्योति शेलार मौजूद है। ज्योति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। तो ज्योति ये किताब जो है भाईज ऑफ बेंगलुरु यानी कि द कन्नड़ माफिया और द अंडरवर्ल्ड गाइज फ्रॉम द बैंगलोर, ये आपने कैसे शुरू की और आपने क्या क्या रिसर्च की और कैसे आप इस किताब को लिखना शुरू किया? यू नो व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग, हमारे जो कॉन्वर्सेशंस होते गए, तब मैंने मुंबई में थोड़ा रिसर्च करना चालू किया। जी। फर्स्ट थिंग वाज टू काइंड ऑफ एस्टैब्लिश हाउ हाउ मच एक्टिव द माफिया वाज। सो यहाँ के जो कॉप्स थे हमारे, मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुए, और जो 70s में 80s में जो पुलिस ऑफिसर्स थे, जी। उन्होंने काफ़ी हेल्प की टू काइंड ऑफ एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट्स, जी। जस्ट टू काइंड ऑफ एस्टैब्लिश दोज लिंकेजेस कि वहाँ पे कौन कौन एक्टिव हुआ करता था बेंगलुरु में। फिर न्यूज़पेपर आर्काइव्स हुए, उससे थोड़ा बहुत रिसर्च शुरू किया बिफोर गोइंग, एंड देन it kind of gave me a link that 60s और 70s में इस तरह का क्राइम हुआ करता था। फिर 70s में ये वहाँ पे जैसे हम भाईज बोलते हैं, वहाँ पे राउडीज बोलते हैं उन्हें। सो वो राइज होते गए 70s में। जो राउडी यानी गुंडा। राउडी यानी गुंडा। हाँ, तो साउथ की जबान में लोग गुंडा नहीं कहते हैं, राउडीज कहते हैं लोग। जी। सो वहाँ के जो राउडीज थे 70s में थे। फिर बाद में थोड़े, जैसे जिनको मैंने रिबेल राउडीज बोला है, जो 80s में राइज हुए, सो वो आए। वो थोड़े ज़्यादा स्वर्व थे, ज़्यादा उनमें ज़्यादा ये था कि क्राइम वगैरह कर लिया, बट उन्होंने बाद में अपना लाइफ टर्न करके वाइट कॉलर बना लिया। जी। सो इस तरह का एक 70s में कौन से लोग थे जो वहाँ राउडी बने और फिर माफिया डॉन बने? बैंगलोर एक बहुत छोटा सा शहर था इनिशियली। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी वहाँ पे। इट यूज टू बी नोन एज पेंशनर्स पैराडाइज, गार्डन सिटी। एंड एक इंटरेस्टिंग था, वहाँ पे कुश्ती कल्चर था। अच्छा। सो बहुत ज़्यादा पहलवानी चलती थी हर एक बैंगलोर में। अच्छा। सो मैसूर रॉयल्स जो थे जी। वो अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रैंड कॉम्पिटिशन्स करते थे, कुश्ती के कॉम्पिटिशन्स करते थे। तो पहलवान उसमें पार्टिसिपेट करते थे, बड़े बड़े प्राइजेस होते थे उसके लिए। सो वो बहुत पॉपुलर था एंड वो कल्चर चलते गया। और हर एक एरिया में वहाँ पे कुश्ती घर, जैसे कन्नड़ा में बोलते हैं गरडी मने, सो वो थे। गरडी मने यानी गरडी कुश्ती घर। अच्छा। सो हर एक एरिया के अपने अपने पहलवान थे।
एक मार्केट में मार्केट जग्गी हुआ, एक कहीं चूड़ी पहलवान हुआ. सो एवरी एरिया हैड अ पॉपुलर पहलवान. अच्छा, जैसे हर एरिया में दादा होता है बॉम्बे में. एग्जैक्टली. जी. एंड ऑब्वियसली सिर्फ पहलवानी करके परहैप्स ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो थोड़े पहलवान जो थे उन्होंने रियलाइज़ किया दैट दे हैव टू यूज़ देयर मसल पावर एंड ट्राई एक्सट्रैक्टिंग मनी. सो उन्होंने एक्सटॉर्शन चालू किया. छोटे मोटे गैम्बलिंग डेंस को एक्सटॉर्ट कर लेते थे, कुछ सेलर्स को एक्सटॉर्ट कर लेते. किस जमाने की बात कर रही हैं हम? ये इन 60s, अच्छा. 50s 60s जी. की बात है. जी. And eventually, I would say that this Pehlwani culture eventually gave Bangalore its first dawn. तब तक बेंगलुरु में जो हम अंडरवर्ल्ड बोलते हैं, कन्नड़ा में भुगतलोका बोलते हैं उसे. भुगतलोका. भुगतलोका. भुगतलोका यानी अंडरवर्ल्ड. अंडरवर्ल्ड. Yes. भुगत इज अंडरवर्ल्ड. या माफिया. अंडरबेली. यस. जी. ओके. सो जो ये भुगत जगत है, जी. वो उसका शुरुआत नहीं हुई थी. जी. एंड देन एक पहलवान आए जिनका नाम था MP जयराज. एंड ही वाज इन अ वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. sir, no, but yeah, Jairaj became the MP was his initial. अच्छा. yes, अच्छा. ओके. yeah. जी. So MP Jairaj became the kind of a pioneer in the पहला डॉन. Pehla, पहला पहलवान डॉन. yeah, फिर who became extremely popular. अच्छा. इन द सेंस इन द सेंस पहले भी पहलवान थे जो छोटे मोटे क्राइम करके उन्होंने अपना नाम बनाया था, बट MP जयराज रोज टू पॉपुलैरिटी आई वुड से मेनली बिकॉज बैंगलोर में बहुत सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हो गए. एक वन ऑफ देम वाज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. जी. सो MP जयराज वहाँ पे काम करता था, बट काम से ज़्यादा वो बाहर के मसले सुलझाने में लग जाता था. जैसे किसी ने किसी को चीट कर दिया या किसी ने किसी को कुछ दंगा हो गया तो वो सुलझाने चला जाता था. एंड मसल पावर की वजह से वो पॉपुलर था ही, तो उसने अपने एक इमेज बना लिया था, रॉबिन हुड टाइप ऑफ इमेज. जयराज ने Okay. जैसे वो एक्सटॉर्ट करता था पैसे, क्रिमिनल एक्टिविटीज भी करता था, बट जो इनोसेंट है या फिर कोई नीडी है उनको हेल्प करने के लिए पहुंच जाता था. अच्छा. सो वो उसका इमेज था. बट उसका एक ट्रू टर्निंग पॉइंट आया जब उस वक्त कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर थे देवराज उरुस, उनके दामाद थे नटराज, MD नटराज. उन्होंने एक इंदिरा ब्रिगेड करके स्टार्ट किया. एज द नेम सजेस्ट, इंदिरा ब्रिगेड एक ऐसा यूथ ऑर्गेनाइजेशन जैसा था जिससे इंदिरा गांधी को प्रमोट करना, इंदिरा गांधी को सपोर्ट करना, दैट वाज लाइक द होल एंड सोल एजेंडा. नटराज स्पॉटेड जयराज इन वन ऑफ द इवेंट्स एंड उनको लगा कि जयराज अगर इंदिरा ब्रिगेड में आ गए तो थोड़ा जो मसल पावर है वो मिल जाएगा. सो जयराज इंदिरा ब्रिगेड का पार्ट बने और वहाँ से उनकी एक पॉलिटिकल शुरुआत भी हुई और वो पॉपुलैरिटी भी उनकी एकदम बढ़ गई. तो पॉलिटिक्स को हमेशा गुंडों की जरूरत पड़ती है. एग्जैक्टली. फिर क्या हुआ उसके बाद? बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जयराज के बारे में. उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया, गरीबी हटाओ. गरीबी हटाओ न्यूज़पेपर. सो जो एक डॉन शुरू कर रहा है. जी. एक डॉन शुरू कर रहा है. सो टाइटल जो था ऑब्वियसली इंदिरा गांधी का जो 1971 का इलेक्शन कैच फ्रेज था, गरीबी हटाओ देश बचाओ, उसी से इंस्पायर्ड था. एंड बहुत ही एक पिक्यूलियर पेपर था ये, बिकॉज ऑब्वियसली प्रो कांग्रेस, एंटी ऑपोजिशन, बट इट वाज एंटी पुलिस. सो एवरी नाउ एंड देन वो जो है पुलिस एट्रोसिटीज कुछ हुई या फिर पुलिस वाले करप्शन जो करते हैं उसका एक्सपोजे करता था. सो इसीलिए वो पेपर पॉपुलर था. गरीबी हटाओ बड़ा प्योर बन गया. आज है कि आज खत्म हो गया? नहीं, आज नहीं है. अब नहीं रह गया? नहीं. अच्छा. कितने साल चला हुआ? काफी साल चला. जयराज एक टाइम आया जब जयराज एक असॉल्ट केस में जेल चला गया, उसके वजह से अब्रप्ट हॉल्ट हुआ. फिर अगेन वो बाहर हुआ तो वापस थोड़ा एडिशंस निकाले, बट विद जयराज's मर्डर स्टॉप्ड. उसका मर्डर हो गया. किसने मर्डर किया उसका? सो मच लेटर मुत्तपा राय करके एक डॉन आया बेंगलुरु में. अच्छा. सो MP जयराज का मर्डर बहुत आगे जाके हुआ 1989 में. अच्छा.
सो तो मुत्तप्पा राय ऑलरेडी तब तक एस्टेब्लिश हो चुका था। जस्ट एंड एमपी जयराज का मर्डर अगेन मुत्तप्पा राय के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज उस समय तक बेंगलुरु में जो राउडीज थे वो मशेटीज, तलवारें, सिकल्स इसका ही इस्तेमाल करते थे। वो गन्स का यूज नहीं हुआ था। सो क्यों नहीं किया था? मतलब उनके पास थे नहीं या? एक्सेस भी नहीं था, और आई थिंक वो एक कल्चर था। अच्छा। एंड सारे जो मर्डर्स हुए या फिर असॉल्ट जो होते थे वो ऐसे ही ब्रूटल असॉल्ट होते थे, बिकॉज वो यही सब नाइव्स और ये सब यूज करते थे। गन्स आई थिंक ज्यादा पॉपुलर थी मुंबई में जी। एंड मुत्तप्पा राय जब आए और उसका जब राइज हुआ जी। तो मुत्तप्पा राय एक ऐसे डॉन था जो मुंबई से कनेक्टेड था अच्छा। टू सर्टेन लेवल। जी। एंड जब एमपी जयराज का मर्डर हुआ जी। तो मुत्तप्पा राय ने मुंबई से 2 शूटर्स मंगाए थे, और फर्स्ट टाइम बेंगलुरु में अंडरवर्ल्ड में जो शूटिंग हुई वो गन्स से हुई। बॉम्बे के शूटर से जाके यस बैंगलोर के राउडी को मारा। यस अच्छा, फिर मुत्तप्पा राय डॉन बन गया। या उसका तो शुरू ही था जी। वो भी थोड़ा छोटा मोटा क्राइम, और फिर एक टाइम था जब मुत्तप्पा राय ने जैसे स्टार्ट किया था बहुत ही छोटे ऐसे बैंक में क्लर्क जो क्लर्क का काम करते हैं वैसे स्टार्ट किया था पुत्तूर में। अच्छा। दक्षिण कन्नड़ा में। जी। छोटे से क्लर्क से एक बड़ा सा डॉन बन गया बेंगलोर का, और वो भी मुंबई माफिया से कनेक्टेड हो गया। यस ओके। तो फिर उसकी उस जमाने में क्या क्या अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज थी, क्या क्या करता था वो? मुत्तप्पा राय का अगर देखें तो उसका भी एक ट्रैजेक्टरी बहुत ही डिफरेंट है। पुत्तूर में विजया बैंक में काम करते हुए वो भी जयराज की तरह काम कम और बाहर के मैटर्स ज्यादा सॉल्व करने लग गया, जी। जैसे स्कफल सुलझाना, कैंपेनिंग करना। जी। उसके बाद अराउंड 1960s और 70s में बैंगलोर में एक कैबरे और लाइव बैंड का कल्चर आया था। अच्छा। जो काफी एकदम वेस्ट से इंस्पायर्ड था, एंड सब तरह के लोग नाइट क्लब्स एक्सप्लोर कर रहे थे। जी। उस समय कन्नड़ा लैंग्वेज मूवमेंट जो चालू था, और जो ऑर्थोडॉक्स कन्नडिगास थे वो एकदम इसके खिलाफ थे, बिकॉज वो उसको बैड इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस करके मानते थे। जी। बट मुत्तप्पा राय को एक मौका मिला कि एक ब्रिगेड रोड पे उमर खयाम करके एक कैबरे खुला, जिसका मैनेजमेंट मुत्तप्पा राय को करने मिला। अच्छा। और जैसे हर एक राउडी एक अपने एरिया में एक्सटॉर्शन करता है, वैसे उमर खयाम जिस एरिया में था वहाँ के जो राउडीज थे वो पहुंच गए उमर खयाम एक्सटॉर्शन करने। अच्छा। बट मुत्तप्पा राय ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। उन्होंने उनको बहुत मारा पीटा और भगा दिया, एंड ही रिफ्यूज टू गिव एक्सटॉर्शन। मतलब मैं खुद डॉन हूँ और तुम मुझसे एक्सटॉर्शन कैसे करने आ गए? ही डिड नॉट अलाउ दैट। अच्छा। एंड उसके वजह से ऑब्वियसली वो पॉपुलर हो गया, उसका एक इमेज बन गया, उमर खयाम कैबरे जो भी। जी। हाँ। और बिकॉज वो दक्षिण कन्नड़ा से आया था, हमारे जो शेट्टी क्लैन है, जो सारे रेस्टोरेंट ओनर्स है, कैबरे और नाइट ये जो लाइव म्यूजिक वाले आउटलेट्स थे उसमें भी काफी शेट्टी क्लैन का ओनरशिप था। सो उसका उससे कनेक्शन था ही, और आगे जाके जो शरद शेट्टी है दाऊद इब्राहिम का जो खास था, उसके साथ भी फिर उसका कनेक्शन मुत्तप्पा राय का। तो ये जो कैबरे डांसर जो बैंगलोर में हो रहे थे, ये एट द सेम टाइम जब मुंबई में डांस बार थे, कुछ साइमल्टेनियसली दोनों ऐसे साथ में, ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ कैबरे थे और यहाँ डांस बार था, ऐसा कुछ हो रहा था साइमल्टेनियसली? अच्छा। और बहुत ज्यादा बैंगलोर में तब तक मुंबई में हमारे डांस बार काफी एस्टेब्लिश हो चुके थे। जी। बैंगलोर के काफी ओनर्स जिनको ये स्टार्ट करना था मुंबई में ट्रिप्स करते थे टू लर्न द बिजनेस, एंड देन दे वुड गो बैक एंड सेट इट अप। आई थिंक मुत्तप्पा राय डाइड रिसेंटली। ही डाइड। हाँ, क्या हुआ था? मतलब उसका ब्रेन कैंसर। ही डाइड ऑफ ब्रेन कैंसर। कितने साल उसने जो है इस तरह की बदनामी जिंदगी गुजारी उसने? 20 साल या। बट थोड़ा ट्रिकी है और स्मार्ट वे में उनकी जिंदगी को बदनामी की जिंदगी नहीं बोल सकते, बिकॉज उन्होंने बहुत स्मार्टली डील किया है। He was a don. I mean, he was a don. Again, I think उसने न्यूज़पेपर भी निकाला था अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए। एग्जैक्टली। But so a don वही to मैं don बोल ही रही हूँ, जी। वो इतने स्मार्ट जी। ये डॉन्स जो है बेंगलुरु के, उन्होंने सब क्राइम कर लिया, सब कुछ कर लिया, मर्डर चार्जेस भी थे, एंड देन अपना इमेज पूरा चेंज करके वो सारा प्रायश्चित जो है वो उन्होंने अखबार निकाल के कर दिया। यस। ये अखबार निकाल के तो मेरा प्रायश्चित हो गया।
तो इन दोनों के अलावा मैं खाली एक अलग क्वेश्चन में जा रहा हूँ कि आपने जो बताया था कि बेंगलोर में कोई मुस्लिम अंडरवर्ल्ड नहीं थे, मुस्लिम माफिया लोग नहीं थे? काफी मुस्लिम माफिया थे। अच्छा, सो शिवाजी नगर करके एक एरिया है बैंगलोर में, इट्स अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। इट्स अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। वहाँ पे कोली फयाज करके एक राउडी था। जी उसका भी हर एक का जैसे स्टोरी है, घर पे जो बिजनेस होता है वहां से पैसे नहीं मिलते, तो उसके पापा का ये मुर्गियों का बिजनेस था। फिर बाद में वो संभालने लगा, बट सिर्फ अपने बिजनेस से जो पैसा आ रहा था ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। सो वो थोड़ा बहुत वो भी पहलवानी करता था शिवाजी नगर में, फयाज। कोई फयाज। अच्छा, और इवेंचुअली वो सारे जो एरिया के मार्केट्स थे, सारे जो शॉपकीपर्स थे जो बड़े बड़े होटलों में मीट सप्लाई करते थे, हाँ उनको वो धमकाने लग गया। जी, और धमका के उन्होंने उसने बोला कि कोई भी डायरेक्टली होटलों को मीट सप्लाई नहीं करेगा। सो उसने अपनी मोनोपोली बना ली और यही मार धाड़ करके। और उसका एक इंटरेस्टिंग चीज था, वो सबको बेसिकली वो हाफ मर्डर बोलता था। जिनको भी वो असॉल्ट करता था, हाँ हाथ पैर तोड़ डाले या जो भी है, बट ही वुड से कि मैं हाफ मर्डर करूंगा, एंड उसी से उसका डर चल रहा था अच्छा। शिवाजी नगर में। तो एक मुर्गी वाला डूइंग हाफ मर्डर्स एंड ही बिकेम माफिया डॉन। यस, इन द एरिया। और उसका एक फॉलोअर था, उसका एक साथी था तनवीर, जी तनवीर करके। जी वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो कोली फयाज को देखता था कैसे उसका बिजनेस बढ़ रहा है, जी। कैसे उसका इमेज है उस लोकेलिटी में, और उसे खुद खुद को उसे अमिताभ बच्चन से काफी लगाव था। तनवीर को अमिताभ बच्चन वाज इंस्पिरेशन। हिज इंस्पिरेशन। सो सारी जो मूवीज अमिताभ बच्चन के देखता था और उसको इनैक्ट करता था। और उसे उनको जब मैंने इंटरव्यू किया तो उसने मुझे बोला कि उसका क्राइम में आने का रीजन ही अमिताभ बच्चन थे। व्हाट? मतलब अमिताभ बच्चन की वजह से वो क्रिमिनल बन गया? ऐसा कैसे? मतलब तो कौन सी पिक्चरें देख देख के तनवीर जो है वो प्रेरित हुआ अमिताभ बच्चन से और डॉन बन गया? सो उस समय तनवीर मेनली डॉन हुआ। डॉन मूवी देख के, अमिताभ बच्चन की ओरिजिनल डॉन। हाँ ओरिजिनल डॉन, जी मुकद्दर का सिकंदर, जी त्रिशूल, जी ऐसी बहुत सी जो अमिताभ बच्चन की फिल्म्स तभी निकलती थी, सब देखता था। जी। और अमिताभ बच्चन जिस तरह से कैरेक्टर्स निभाता था, उससे लगता था रियल लाइफ में वो उसी तरह का इमेज बनाएगा। तो वो क्या उसको अमिताभ बच्चन की कॉपी ऑफ द रियल लाइफ में करता था? कपड़ों में, बालों में? कपड़ों में करता था। वो जो बेल बॉटम्स का स्टाइल था वो तो तभी काफी पॉपुलर था, बट अदरवाइज उसका जो रियल बॉडी टाइप था वो नहीं मैच करता था अमिताभ अच्छा। बच्चन से। अच्छा, या आप मुलाकात हुई आपकी तनवीर से? कैसे मिली थी आप? क्या हुआ था? सो जो भी अभी बेंगलुरु में जो भी डॉन्स है, मैंने सबसे कांटेक्ट किया मिलने के लिए। जी। तनवीर जो है, आप सारे डॉन से मिल चुकी हैं बेंगलोर के? जो अग्री किए उनसे मिली। जैसे कि मुंतफा राय से मिली, जी अग्नि श्रीधर से मिली, जी तनवीर से मिली, हाँ। और भी बहुत से एरियाज में छोटे छोटे जो राउडीज थे उनसे। आप बेंगलोर की हैं क्या बेसिकली? नहीं, मैं मुंबई से हूँ। कर्नाटका बाय एनी चांस? यू कन्नड़ी का? नहीं सर, महाराष्ट्र। आप महाराष्ट्र होने के बाद भी इन लोगों से जाके मिल रही थी, Yes. तो आपको डर नहीं लगता था? आपको नहीं, डर नहीं लगता था सर जर्नलिस्ट हूँ मैं, थी भी। जी सो एक जर्नलिज्म का प्रोसेस अप्लाई किया मैंने, और जी मैंने जैसे रिसर्च करने के लिए निकलते हैं, मैंने वही रूल अप्लाई किया। सो डर नहीं लगता था, बिकॉज मुंबई में भी एट वन पॉइंट मैं क्राइम कवर करती थी। सो पुलिस स्टेशन जाना वाज वेरी रेगुलर। जी और उस वजह से जैसे और लोगों को डर होता है पुलिस से डील करने, कुछ भी बातचीत करने, वैसा वो डर नहीं था। सो इट वाज सिंपलर। वो घटना क्या थी जो आपको 1 बजे रात को लोगों ने किडनैप किया था? सर किडनैप नहीं किया था। फिर क्या था वो? सो तनवीर अभी ऑब्वियसली अभी वो इवन इफ एक्टिवली क्राइम एक्टिविटीज में नहीं इन्वॉल्व होगा या कुछ भी बिहाइंड द सीन्स करता होगा, जी बट वो काफी केयरफुल है अच्छा किसी से भी मिलने के लिए, बिकॉज अभी इतना सारा पास्ट क्रिमिनल पास्ट है, तो उन्हें लगता है कि कोई ना कोई उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहेगा या कुछ अटैक हो जाएगा। सो जब मैंने बेंगलुरु के एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है,
जो काफ़ी ये राउडीज के पीछे थे, राउडी स्क्वाड में भी थे, जी उनके थ्रू तनवीर से अच्छा कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और बहुत चेज करने के बाद फाइनली मिलने भी उन्होंने अग्री किया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि एक बस स्टॉप है बेंगलुरु में, वहाँ पे जाके खड़े रहने के लिए। फिर बाइक पे 2 लोग आए, रात के 1 बजे रात के 1 बजे नहीं, अराउंड 10 PM। ओके सो बाइक पे लोग आए और उन्होंने सिर्फ पहले देखा कि जो मैं क्लेम कर रही हूँ एक जर्नलिस्ट है, वही अकेले एक है। अकेली हार्मलेस सी Yes. लड़की है, उसके आसपास कोई बॉडीगार्ड या गनमैन नहीं है ऐसा। या और फिर? उसके बाद फिर उन्होंने मुझे गाइड किया और फिर मैं अपना उबर लेके उन लोगों के पीछे गई। तो कितने बाइकर्स मैंने कुछ सुना 6-7 बाइकर्स थे। सिर्फ एक बाइकर, 2 लोग। 2 लोग थे। और फिर कहाँ ले गए ये लोग आपको? तनवीर जिस एरिया में रहता था, कहाँ रहता था ये? सो काफ़ी इंटरेस्टिंग गलियों में घूमते हुए शिवाजी नगर में फाइनली उसके घर पे मिली उसके। और एक बार जब मिली तब उसने काफ़ी बात की, सारे जो किस्से थे उसके जी वो बताए। वो काफ़ी पहले जो पेटी क्राइम्स करता था, फिर काफ़ी बार वो मुंबई भाग के आ जाता था। सो मुंबई में भी काफ़ी बार आया है। उनकी जो वाइफ है वो मुंबई से ही थी, मुंब्रा से। जी सो सारे किस्से बताए उसने। और अभी ऑब्वियसली वो क्लेम करता है कि अभी वो क्राइम बिजनेस से और क्राइम वर्ल्ड से दूर है। सो तो उसके घर में अमिताभ बच्चन के बड़े फोटोज थे क्या? नहीं, कोई फोटो नहीं था इससे? खाली और वो उनका खुद का फोटो भी बहुत ही मुश्किल था मिलना, जी क्योंकि समहाउ जैसे मुत्तपा राय हुए या MP जयराज हुआ, उनका फोटो कहीं ना कहीं था। तनवीर का मिलना बहुत मुश्किल था। फाइनली मुझे एक पुलिस वालों से कांटेक्ट करके उसका एक फोटो मिला जो पुलिस रिकॉर्ड्स का था। अच्छा बिकॉज जब मैं उसको मिली, जी ही वाज अगेंस्ट मी क्लिकिंग अ फोटो आल्सो। सो या बैंगलोर के अंदर आपके हिसाब से उनका माफिया हमारे माफिया से कितना अलग है? क्या डिफरेंस है उनके बीच में? डिफरेंट तो काफ़ी है सर। एक चीज़ जो स्टैंड आउट करती है, जैसे अगर आप देखो हमारे यहाँ पे दाऊद हुआ, छोटा शकील हुआ, सब क्राइम करके भाग गए हैं और अभी भी वांटेड है। जाके विदेशों में जाके लोगों ने पनाह ली है। एग्जैक्टली जी और अगर आप बैंगलोर में देखो, ये जो रीसेंट 2 डॉन अगर आप देखो, मुत्तपा राय हुआ या अग्नि श्रीधर हुआ, सो उन्होंने सारा क्राइम वर्ल्ड में सब देख लिया। मर्डर चार्जेस थे उनके ऊपर, जेल गए, अक्विट हुए और क्लीन चिट लेके उन्होंने पूरा अपना लाइफ टर्न अराउंड करके एक सो कॉल्ड वाइट कॉलर लाइफ शुरू कर दिया है। जैसे मुत्तपा राय का अगर आप एग्जाम्पल लो तो वो दुबई भाग गया था, दुबई से वापस आया यहाँ पे और यहाँ आने के बाद वो रियल एस्टेट में डील करने लग गया। वो उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम बन गया। उसके काफी स्टेक्स मीडिया हाउसेस में भी थे और उसने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट किया, जय कर्नाटका करके। मुत्तपा राय ने उसको पॉलिटिक्स में जाना था। उसको पॉलिटिक्स में शायद जाना होगा, बट उसको एक सोशल इमेज बनानी थी, वो उसने शुरू कर दी थी। और जय कर्नाटका की तरह ही अगर आप अग्नि श्रीधर को देखें तो उसने भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन चालू कर दिया, करुनाड सेने करके। उसने अपना एक पेपर भी स्टार्ट किया। जैसे जयराज ने अपना पेपर चलाया था, वैसे अग्नि श्रीधर का भी पेपर था, अग्निपत्री के करके। और अग्नि श्रीधर पहले भी वो थोड़ा फिल्म्स में और राइटिंग में डैबल कर चुका था। तो क्राइम वर्ल्ड से बाहर आने के बाद वापस वो राइटिंग और फिल्म मेकिंग में चला गया। और अग्नि श्रीधर वाज मेकिंग फिल्म्स आल्सो। ही इज स्टिल मेकिंग फिल्म्स, ही इज अ फिल्म मेकर, फिल्म राइटर। एंड ही इज आल्सो डॉन। अभी तो फॉर्मर डॉन है। तो अच्छा, व्हाट यू आर टेलिंग मी इज कि आप बैंगलोर के सारे डॉन्स अखबार निकालते थे और क्रिएटिव परस्यूट भी करते थे, मतलब अखबार भी निकालते थे, पॉलिटिक्स में भी जाते थे, और अभी अग्नि श्रीधर जो है वो फिल्में भी लिखता है। सो अभी अग्नि श्रीधर काफ़ी फिल्में बना चुका है और अभी अगर आप उसको इंस्टाग्राम पे देखोगे तो वो कमेंट्री देता है, जो फॉरेन डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, उसके ऊपर कमेंट्री भी देता है। डॉन था या खाली छोटे क्राइम में इन्वॉल्व था ये? डॉन तो था, काफ़ी क्राइम्स में इन्वॉल्व था। कोतवाल रामचंद्र करके काफी नोटोरियस राउडी हुआ करता था MP जयराज के टाइम पे। तो उसका मर्डर जो हुआ, उसके मर्डर में वन ऑफ द मेन पर्सन जिसका नाम आया था वो अग्नि श्रीधर का नाम था। और उसके अलावा भी काफी क्राइम्स में
उसका नाम आया है, काफ़ी सेटलमेंट और रियल एस्टेट डील्स और ये सब में काफ़ी इन्वॉल्व रह चुका है वो। तो व्हाई वर दे ब्रिंग आउट न्यूज़पेपर्स ऑल ऑफ देम, मतलब ये समझ नहीं आ रहा था मुझे, क्योंकि मुंबई में तो खाली करीम लाला ने पेपर निकाला और किसी ने निकाला नहीं है, लेकिन ऐसे वहाँ के लोग सब पेपर क्यों निकालते थे? मुझे ऐसा लगता है कि क्राइम के अलावा उन्हें बहुत शौक था एक सोशल इमेज बरकरार रखना अपना। हाँ एमपी जयराज को वो शौक था और हाँ एमपी जयराज का पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी था। जी इवेंचुअली जब उसका मर्डर हुआ तब ही वाज स्टैंडिंग फॉर इलेक्शंस। जयनगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वहाँ पे वो इलेक्शन के लिए खड़ा रहने वाला था, तब उनका मर्डर हुआ। और अग्नि श्रीधर और मुत्तपा राय भी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थे टू अ सर्टेन लेवल, और इसीलिए शायद से ये न्यूज़पेपर और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस निकालना एक उनके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता था। तो ये लोग आपस में लड़ते नहीं थे, जैसे बॉम्बे के अंदर जो दाऊद, अरुण गवली और सब जो लड़ते थे, यहाँ इन गैंग्स के बीच में अपना वॉरफेयर नहीं होता था? बहुत ज़्यादा होता था। और अगर आप एक लिंक बना के देखोगे तो हर एक डॉन के मर्डर के बाद दूसरा डॉन उभर के आया, ऐसा है। सो जैसे अगर आप एमपी जयराज देखो, जी एमपी जयराज का मर्डर हुआ, मुत्तपा राय का राइज हुआ। जी कोतवाल रामचंद्र जो एक राउडी था उसका मर्डर हुआ, एमपी जयराज और उसका बिल्कुल जमता नहीं था, बट जब उसका मर्डर हुआ अग्नि श्रीधर का नाम आया, अग्नि श्रीधर का उसके वजह से थोड़ा राइज हुआ। जी। उसके बाद ऑयल कुमार करके एक ऑयल कुमार डॉन का नाम है? ऑयल कुमार करके एक राउडी था। अच्छा। उसका असली नाम शिव कुमार था। हाँ और उसको दो निकनेम्स थे, जी। एक बूट हाउस कुमार बोलते थे उसको बूट हाउस कुमार, और एक ऑयल कुमार बोलते थे। ऐसे क्यों नाम थे उसके? सो सर उसका फैमिली का बूट शू शॉप का बिजनेस था, 2-3 शू शॉप्स थे उनके। सो पहले वो उस शॉप में बैठता था, जी। सो उसका नाम बूट हाउस कुमार अच्छा। पड़ गया। फनी, यस। और उसके बाद थ्रू सम कॉन्टैक्ट उसे पता चल गया कि ऑयल की चोरी करने में काफी कमाई है। जी। सो वो उस टाइम पे बैंगलोर में ऑयल की कंपनियों ने अपना टर्मिनल्स बनाया था, जैसे इंडियन ऑयल, बर्मा ऑयल। सो पूरे सिटी में जो टैंकर्स का मूवमेंट था वो काफी बढ़ गया था। जी। तो ये जो मिस्क्रिएंट्स राउडीज होते थे वो क्या करते थे, कोई भी सिक्लूडेड स्पॉट पे टैंकर्स रुकाते थे, ड्राइवर को मारते थे और गैलन्स में भर के चुरा के ले जाते थे। जी। बट ऑयल कुमार ने उसको एक सिस्टमैटिक टर्न दे दिया। वो उसने एक ड्राइवर्स का नेटवर्क बना लिया, उनको ब्राइब करता था और टैंकर को रुका के जितना चाहिए वो ऑयल चोरी कर लेता था और टैंकर को भेज देता था। तो जितना कम फोर्स में जितना ज़्यादा ऑयल मिल सके, वो काफ़ी सालों तक उसका बिजनेस चल रहा था और बहुत ज़्यादा वो जल्दी रिच भी हो गया उसकी वजह से, ऑयल कुमार। और तभी जयराज जेल में था और कोतवाल रामचंद्र एक्सटॉर्शन का सारा कलेक्शन करता था। सो कोतवाल रामचंद्र को पता चल गया कि ऑयल कुमार तो काफी पैसे कमा रहा है, तो फिर वो उससे भी एक्सटॉर्शन करने क्लैश हुआ। अच्छा, फिर इवेंचुअली ऑयल कुमार को एलिमिनेट करने के लिए मुत्तपा राय और श्रीधर साथ आए थे। अच्छा। और उसका बाद में मर्डर हुआ। बट तो अग्नि श्रीधर और मुत्तपा राय ने मिल करके ऑयल कुमार को मार दिया। जी। फिर तो हुआ, आई मीन दोनों के बीच में फिर वर्चस्व किसका हुआ, मुत्तपा राय का कि अग्नि श्रीधर का? हार्ड टू से, बट मुत्तपा राय का ज्यादा वर्चस्व बोल सकते हैं, बिकॉज वो एक ऐसा डॉन था जिसका मुंबई से कनेक्शन था। अच्छा। और वो जो दाऊद का टैग लेके जो चलता था उसके वजह से हमेशा उसका पॉपुलैरिटी थोड़ा ज्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, तो ये जो बॉम्बे के जो कन्नडिगा डॉन्स थे, फॉर एग्जांपल शरद शेट्टी, मोहन कोटियन और ये साधु शेट्टी, ये लोग जाके कुछ वहाँ अपना क्लाउड दिखाना चाहते थे, कुछ वहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस दिखाना चाहते थे? हो सकता है, बट ऐसे डायरेक्ट इंसिडेंट्स तो नहीं कुछ सामने आए। बट थ्रू मुत्तपा राय उनका एक एटलीस्ट एक पॉइंट्स पर्सन था जी। जो बेंगलोर में थोड़ा बहुत एक्सपैंड कर सके, बिजनेस डील्स कर सके, वो तो था। आपने अपनी बुक में यहाँ लिखा है कि हाउ बेंगलुरु माफिया वाज डेडलियर देन मुंबई माफिया।
तो वो आप एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसे कैसे, जो हम लोग वाला सबसे खतरनाक तो मुंबई माफिया होता है, लेकिन आपने पूरा चैप्टर इस बात पे लिखा है कि मुंबई माफिया से ज़्यादा खतरनाक बेंगलुरु माफिया था। सर कैसे? सर जैसे कि मैंने अभी कहा ना कि मुझे ऐसा लगा कि फर्स्टली डेडलियर बिकॉज अगर आप सारे जो हिस्ट्री देखो क्राइम के, जी। सारे जो मर्डर्स और असॉल्ट है वो बहुत ही ब्रूटल थे, बिकॉज ऑब्वियसली दे यूज्ड मशेटीज एंड सिकल्स एंड तलवारें चलाते थे, सो वो ऑटोमेटिकली एक ग्रूसम पिक्चर क्रिएट करता है। मतलब बहुत काट पीट करे, खून Yes. बहुत बहाना, और Yes. मतलब हाँ, मतलब उस तरह से हिंसक तरह से वो लोग करते थे। जी। एग्जैक्टली। और उसके अलावा आई थिंक मैं उनको इंटेलिजेंट श्रूड बोलूंगी, बिकॉज जो मुंबई के माफिया है वो तो सब भाग गए हैं, ये है अभी भी बैंगलोर में बैठे थे। मुत्तफा राय तो बीमारी की वजह से ही पास्ट अवे। सो तो मतलब ये मुंबई माफिया के लोग जो हैं वो थोड़ा बुजदिल से हैं और ब्रेनलेस हैं, इनके अंदर दिमाग नहीं होता, तो वो लोग दिमाग बोरो करते हैं बेंगलुरु माफिया से। आई मीन, आई ट्राइंग टू से दैट, बोल सकते हैं ऐसे। क्योंकि ऐसे भी दाऊद को शरद शेट्टी की ज़रूरत थी, उसकी फाइनेंशियल अक्यूमेंट की ज़रूरत थी आगे बढ़ने के लिए, बट साधु शेट्टी, जो आई थिंक ही वाज आल्सो लॉन्चिंग अ पार्टी तुरु सेना करके, तो व्हाट यू थिंक के एग्जैक्टली दोनों के बीच में बैंगलोर और मुंबई माफिया का कनेक्शन कैसा था, किस तरह का वो उन दोनों का कनेक्शन था? सो कनेक्शन, मेन लिंक तो मुत्तफा राय ही थी, बिकॉज बाकी रिसर्च में ऐसा नहीं आया कि बाकी सब लोग किसी से कनेक्टेड For थे। example, Mohan Kotin was working with Chota Rajan. हम्म So my point, and Sadhu Shetty was also working with Chota Rajan. So Mumbai Mafia was trying to spread its tentacles in Bengaluru. ऐसा कुछ आपने महसूस नहीं किया, या वो लोग अपनी प्रॉपर्टी लेके बैंगलोर में बैठे हुए थे ऐसा? सर प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट डील्स वगैरह ये तो सब है, जी। बट किस हद तक है वो। तो एक पॉइंट जो आपने, जो इस वक्त हम लोग मिस कर रहे हैं, कि हम हिंदू डॉन्स को तो बता रहे हैं कि मुंबई माफिया से कनेक्टेड है, लेकिन जिन लोगों का नाम लिया आपने, तनवीर और ये फैयाज कोहली, ये मुस्लिम डॉन्स को मुंबई की मुस्लिम माफिया से कोई कनेक्शन नहीं था उसका? नहीं, आपने ऐसा कोई, अपने एरिया में जो करते थे वही उनका ज्यादा मतलब नेवर थॉट कि वो अपने लोगों से कनेक्टेड हो जाए मुंबई के अंदर, ऐसा नहीं हुआ? नहीं। इनफैक्ट अगर कोहली फैयाज को देखे, उसका एक शौक था, उसे भी फिल्मों से बहुत फैयाज कोहली को? फैयाज कोहली को फिल्में बहुत पसंद थी, हाँ और कभी भी कुछ भी शूटिंग हो रहा होगा वहाँ पे, जी। तो वो वहाँ पे चला जाता था, जो भी एक्टर्स होते थे उनके साथ फोटो खींचता था। अच्छा। सो ऐसे एक दो फोटोज भी हमने बुक में, कन्नड़ फिल्म की? नहीं बॉलीवुड फिल्म, Bollywood भी एक्टर्स, अच्छा। जो कोई भी आए, कुछ शूटिंग वगैरह चले, तो वो ही वुड एंश्योर कि वो जाके फोटो खिंचाए। वो उसको एंटरटेन करते थे डिस्पाइट नोइंग कि ये एक राउडी है या जो भी है तो सही फोटोज तो। जी। तो ये फैयाज कोहली जो आप बता रहे हैं कि फिल्मों के साथ फैसिनेट था, कौन कौन से फिल्म स्टार के साथ जाके से फोटो दिखा रहे हैं? सो वहाँ पे बैंगलोर में तो काफ़ी शूटिंग्स हुआ करती थी बॉलीवुड मूवीज़ की, बट हमें जो फोटोज मिले हैं, दिलीप कुमार के साथ उसका फोटो है, राज बब्बर के साथ फोटो है। अच्छा। सो वो एक लेदर जैकेट पहनता था, और उसको काफ़ी ये एक शौक था कि कोई भी फिल्म चल रही है तो उधर जाके फटाफट फोटो निकाल लिया अपने। अच्छा। तो ये आपने जो अग्नि शस्त्री ने बताया है, इन लोगों ने कोई अपने खुद के डॉन्स के ऊपर फिल्में बनाई हैं बेंगलुरु के, जैसे ये आपके स्क्रिप्ट लिखता था और फिल्में बनाता था? सो अग्नि श्रीधर ने तो अपने पूरे लाइफ को क्रॉनिकल किया है, एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड बुक है, हाँ। दादा गरिया दिनगलू करके। दादा गिरिया दिनगलू मतलब क्या हुआ? तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, जिसका नाम है माय डेज इन द अंडरवर्ल्ड। अच्छा, इट्स अ बुक। इट्स अ बुक। अच्छा। और उन्होंने कन्नड़ा में लिखा था, और उसका ट्रांसलेशन हुआ है इंग्लिश में। और उसके लाइफ के ऊपर एक फिल्म बनाई है जिसका नाम था आ दिनगलू। सो वो बुक से इंस्पायर्ड होके, बट इट्स फोकस इज अग्नि श्रीधर। इसने बनाई ये फिल्म बैंगलोर के, यस। अच्छा। और फिर उसके अलावा आप बता रही थी कि कुछ राम गोपाल वर्मा ने बनाया था? सो काफ़ी जो ये कैरेक्टर्स है, जैसे मुत्तफा राय है, उसके लिए काफ़ी इंटरेस्ट था, तो राम गोपाल वर्मा ने ऑलरेडी रिसर्च चालू कर दिया था मुत्तफा राय के ऊपर। वो बायोपिक बना रहे थे, और उन्होंने एक टीजर भी लॉन्च कर दिया था जिसमें विवेक ओबरॉय मुत्तफा राय का रोल प्ले कर रहे थे। अच्छा। अभी मुझे नहीं पता वो किस तक आगे
गई है वो फिल्म बिकॉज मुत्तफा राय की डेथ हुई हम्म 2020 में। जी अग्नि श्रीधर ने और भी एमपी जयराज जो उस समय डॉन था उसके ऊपर भी एक फिल्म बनाई लिखी है उन्होंने। ये और उन्होंने और भी बहुत सारी फिल्म की राइटिंग की है जिसमें ये जो डिफरेंट डिफरेंट बैंगलोर के कैरेक्टर्स है वो काफी उसमें दिखाए हैं। यानी बॉलीवुड के जो फिल्म मेकर्स हैं वो बेंगलुरु के डॉन्स के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। तो आप जब ये किताब की रिसर्च कर रही थी वो कितना समय लगा इस किताब को लिखने में? सर ओवरऑल तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड 1.5 साल। और स्टार्टिंग का रिसर्च करते हुए मल्टीपल ट्रिप्स टू बैंगलोर, सो ओवरऑल अगर आप देखें तो 1.5 साल तो कभी आपको डर लगा था आपको वहाँ ये सब रिसर्च करने में कुछ आप पे हमला हो जाएगा या कोई माफिया आपको तकलीफ पहुंचा देगी वहाँ पे? सर इनिशियली जब रिसर्च कर रही थी तो ऑब्वियसली एक चीज लगती थी कि अभी सबने जिनसे मैं बात कर रही हूँ उन्होंने अपना लाइफ एकदम ऐसे एटलीस्ट दिखाने के लिए नॉन क्रिमिनल लाइफ है उनका। जी सो अगर उन्हें लगे कि मैं कुछ लिख दूँ वापस कुछ नेगेटिव लाइट में आए तो वो एक दिमाग में रहता था। जी बट अदर देन दैट आई थिंक मेरा जो प्रोसेस था और विजिट्स थे वो काफ़ी नॉन ड्रामेटिक रहे हैं फॉर्चुनेटली। अच्छा। यस कितने ट्रिप लगाए आपने बैंगलोर के 1.5 साल के अंदर? सर काफ़ी। पहले तो वहाँ पे मतलब 2 महीने के लिए आई लिविंग ओनली इन बैंगलोर? लिविंग देयर जी एंड देन विद सम डॉन? नो नो इन एन एयरबीएनबी। ओके बट काफ़ी वीकेंड्स पे एंड देन टू काइंड ऑफ फॉलो अप। सो जी थ्रू आउट वीकेंड्स एंड जब भी हॉलीडेज आते थे सो आई जी वुड प्लान। ओके। तो ऐसा कोई भी खतरनाक या रिस्की मोमेंट आपको याद आ रहा है जो आपको लगा हो कि यार ये बहुत गलत हो गया और ये किताब नहीं लिखना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ? अगेन फॉर्चुनेटली नहीं, मैं बहुत लकी रही हूँ कि नहीं ऐसा कुछ हुआ। तनवीर से मिलने के लिए जब जा रही थी आई थिंक वो ही एक मोमेंट था कि मुझे ऐसा लगा कि शुड आई डू इट, शुड आई रियली अटेम्प्ट टू इंटरव्यू तनवीर। एंड मैं सोच रही थी कि उस इंटरव्यू से कुछ फ़ायदा होगा नहीं होगा कि मैं जा रही हूँ उनके पीछे। बट अदर देन दैट मोमेंट सारे जो पुलिस वालों से मिली मैं, सारे जो स्मॉल टाइम राउडीज भी थे जी जिनसे आप थोड़ा कोरॉबरेट करने मिलते हो तो वो भी काफ़ी ओके थे। अच्छा। पुलिस वालों ने आपको एस्कॉर्ट दिया था कुछ? आपको साथ में रहते थे आपके कुछ? नहीं सर एस्कॉर्ट नहीं दिया था बट पुलिस वाले काफ़ी हेल्पफुल थे जी क्योंकि ये राउडीज का जो राइज हुआ है उसी तरह से वहाँ के 2-3 जो पुलिस अफसर्स है उनका भी एक ट्रैजेक्टरी है। अच्छा जैसे एक वहाँ पे सीनियर पुलिस ऑफिसर थे बीबी अशोक कुमार। जी सो उस पहले वो ट्रैफिक पुलिस में थे जी एंड उस समय बैंगलोर में एक काफ़ी टेरराइजिंग सा बोल सको काफ़ी सीरीज ऑफ चेन स्नैचिंग्स हो रहे थे। और जो विमेन है उनका मंगलसूत्र चोरी हो रहा था और एक पैटर्न बन गया था, बैक टू बैक ये होता था। सो तभी जो कमिश्नर थे उन्होंने एक स्पेशल स्क्वाड बनाया एंड ये बीबी अशोक कुमार उसका पार्ट थे। अच्छा एंड उन्होंने काफ़ी मेटिकुलसली ये जो चेन स्नैचर्स थे उनको पकड़ा था। तो वो चेन स्नैचिंग ये जो स्पेशल स्क्वाड बना था उसका नाम उसके लिए दिया था ऑपरेशन टाइगर। ऑपरेशन टाइगर फॉर ऑपरेशन चेन स्नैचर्स? यस। अच्छा और उस वजह से बीबी अशोक कुमार को टाइगर बुलाते थे। टाइगर अशोक कुमार यस। जी और उसके बाद बीबी अशोक कुमार लॉ एंड ऑर्डर में शिफ्ट हो गए जी बट ही वेंट ऑन टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम जी जिन्होंने बैंगलोर का फर्स्ट एनकाउंटर किया अच्छा। वहाँ भी एनकाउंटर हुए हैं? 1989 में। किसका? सो अगेन जैसे मैं बोल रही हूँ बैंगलोर में बहुत छोटे छोटे राउडीज थे। जी सो आप बोलो एक साइलेंट सुनीला करके है, एक सांप नईम करके है। साइलेंट सुनीला सांप नहीं? साइलेंट सुनीला उनके नाम ऐसे ही पड़ जाते थे, वो ज्यादा बात नहीं करता था इसीलिए साइलेंट सुनीला बोलते थे। एक सांप नईम करके है, सांप नहीं में सांप पकड़ता था? वो सांप पालता भी था और ही वाज अ स्नेक बाइट एडिक्ट। हाँ हाँ मतलब तो तो वो जो एक स्नेक बाइट से एक हाई मिलता है हाँ। ही वाज दैट उसको उसका मरता एडिक्शन नहीं था। था वो? नहीं मर मतलब सांप ज्यादा जहरीला था वो, सांप नहीं? फिर? सो यस।
और उसी की तरह एक राउडी था स्टेशन शेखर। स्टेशन शेखर, यस क्या व्हाट स्टेज नेम था? यस, फिर? उनका इनिशियल तो एन शेखर था, बट वो मैजेस्टिक करके एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारी टूरिस्ट बसेस आती है और बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज है। वहाँ पे वो उसने एक अपना एक राउडी ये फैला लिया था, सारे कुलीज को धमकाता था और ही वुड एंश्योर कि सारे जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो उसके एजेंसी में आए। तो इसलिए वो स्टेशन शेखर हो गया था। उसका स्टेशन शेखर नाम पड़ गया था। और राउडी ये धमकाने वगैरह का काम तो करता ही था और वो एमपी जयराज का खास था। अच्छा। सो और एक राउडी था उस एरिया में राजेंद्र करके, इसका और उसका बहुत क्लैश था। क्लैश हो रहा था। जी। एक दिन वो क्लैश काफी बढ़ गया और ये स्टेशन शेखर ने राजेंद्र को ब्रॉड डे लाइट में बहुत ही बुरी तरह से मारा एंड ही किल्ड हिम। स्टैब कर दिया। उधर एक पत्थर था, अपेरेंटली उस पत्थर पे उसे स्मैश करके मार दिया। एंड काफी लोग जमा हो गए थे वहां पे। देयर वर रूमर्स दैट आई विटनेसेस में 3 पुलिस कांस्टेबल्स भी थे। जी। फिर भी कोई आगे नहीं आया। स्टेशन शेखर एक उधर एक फाउंटेन था, वाटर फाउंटेन, उसने सारा खून वगैरह हाथ वगैरह धोया और रिक्शा में बैठ के भाग गया। फिर भी कोई आगे नहीं आया। ये इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल बन गया पुलिस वालों के लिए। सारे मीडिया ने भी बहुत इसे क्रिटिसाइज किया। जी। तो तभी जो कमिश्नर थे उन्होंने एक स्पेशल स्क्वाड बनाया जिसमें बीबी अशोक कुमार थे जो ऑपरेशन टाइगर में थे। जी। एक लव कुमार करके सीनियर ऑफिसर लव थे कुमार। और एक एनडी मुल्ला करके। जी। और उन्होंने काफी दिन लगा के ये स्टेशन शेखर को ढूंढ के निकाला। जी। और ही वॉज फाउंड होल्ड अप इन अ स्मॉल रूम। वहाँ पे वो गए और जब उसे बाहर आने बोला अपेरेंटली, तो स्टेशन शेखर ने allegedly 2 राउंड्स फायर किए एंड इन रिटेलिएशन पुलिस वालों ने भी राउंड्स फायर किए और वो मारा गया। सो तो दैट वे- वाज हाँ, द तो फर्स्ट एनकाउंटर जो हुआ करते थे। जी। एनकाउंटर जी। ऑफ बैंगलोर। उसके बाद और एनकाउंटर्स हुए हैं? उसके बाद काफी एनकाउंटर्स हुए, बट वो जो फर्स्ट एनकाउंटर था 1989 में हुए। 1989 में। और जी। तब तक मुंबई का एनकाउंटर शायद हो चुका था ऑलरेडी 1982 में। चेन्नई में मेरे तो अकाउंट में मैंने माननीय सूबे का करेक्ट था। सो मुंबई पुलिस तो काफी एक्सपीरियंस्ड हो गई थी। जी। सो ऐसा भी कहा है पुलिस वालों ने, काफी कॉल्स एक्सचेंज हुए। काफी जिस- सिखाया गया इन्होंने कि आप ऐसे एनकाउंटर करिए। जी। फिर कितने आपके हिसाब से एनकाउंटर किए उन लोगों ने? आगे जाके तो काफी हुए, जी। बट एक टाइम आया जब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को इतना क्रिटिसाइज करने लग गए दैट जी। इट हैड टू कम टू अ स्टॉप। तो वहाँ भी कॉन्ट्रोवर्सी होती थी एनकाउंटर की, जैसे यहाँ बॉम्बे में होती थी? ये फर्स्ट एनकाउंटर जो हुआ वही काफी कंट्रोवर्शियल था। क्यों controversial था? एमपी जयराज, जैसे मैंने आपको कहा, ही वॉज वेरी एंटी पुलिस। जी। सो जब पुलिस ने ये एनकाउंटर किया, जी। स्टेशन शेखर उसका आदमी था। जी। सो ही एंश्योर्ड कि क्या एग्जैक्टली हुआ होगा। तो उसने एमपी स्टेशन शेखर की बीवी थी, जो रिकॉर्ड्स में कोई उसकी बीवी नहीं थी, बट जयराज एक औरत को सामने ले आया और बोला कि ये स्टेशन शेखर की बीवी है और उसे एनकरेज किया कंप्लेंट फाइल करने के लिए। शी सेड दैट शेखर को हाथ बांध के रखा था और उन्होंने शूट किया है। अच्छा। देयर वाज नो रिटेलिएशन। एंड ये कंप्लेंट काफी टाइम तक चला और इंक्वायरी चली इन पुलिस वालों पे। सो एमपी जयराज काफी इंस्ट्रूमेंटल था बिहाइंड द होल थिंग के उसकी वाइफ को लोग पुश कर रहे थे। फिर कुछ का आउटकम हुआ पुलिस के खिलाफ, कुछ एक्शन में? नहीं उसका जस्ट फिजल्ड आउट। यस। तो ऐसी कोई और बड़ा इनकाउंटर या कुछ आपको याद है जो पुलिस ने किया हो वहाँ पे बैंगलोर के अंदर, और जो बाद में कोई सुर्खियाँ हुई या हेडलाइंस बने? बाकी छोटे छोटे राउडीज के काफी एनकाउंटर हुए हैं। बाद में जब एमपी जयराज का जब मर्डर हुआ, जी। एनकाउंटर नहीं था ये, अच्छा। बट एक माना जाता है बिकॉज एमपी जयराज स्टेशन शेखर के एनकाउंटर के बाद हाथ धो के पुलिस के पीछे पड़ गया था। जी। समवेयर द पुलिस वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग हिम एलिमिनेटेड। अच्छा। और अगर आप मुत्तफा राय के इंटरव्यूज देखे, जी। उन्होंने बार बार बोला है कि मैंने क्राइम नहीं किया है, मुझे पुलिस वालों ने यूज किया है। अच्छा। सो यस, तो पुलिस ने उसको यूज किया एमपी जयराज के मर्डर के लिए? ऐसा उन्होंने क्लेम भी किया है। आप इंटरव्यू किया मुतब्बर आएगा?
मुत्तफ़ा राय तो उसने आपको कहा था कि जयराज के मर्डर उसका हाथ था कि नहीं था? सो डायरेक्टली नहीं बोला था, हाँ। बट वही ये जो स्टेटमेंट है जी। कि मुझे पुलिस वालों ने, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एजेंसीज ने यूज़ किया है मेरा, जी। ये उन्होंने बोला है। और एक टैबलॉइड है हाई बैंगलोर करके, जी। अब भी नहीं शायद एग्जिस्ट करता, बट उस टैबलॉइड में मुत्तफ़ा राय ने ओपन कन्फेस भी किया है जयराज के मर्डर। कैसे जयराज का मर्डर कैसे हुआ था, क्या हुआ था? सो जयराज जेल से बाहर आके उसे पुलिस स्टेशन में वो एक हजेरी जो लगाते हैं वो लगाने जाना पड़ता था। जी। सो वो जा रहा था वो करने के लिए, तब एक फियाट ने आके, एक गाड़ी ने आके उसकी गाड़ी रोकी और बाइकर्स ने आके साइड में उसे घेर लिया और गोली चला के उसकी। तो ऐसा लोगों का मानना है कि पुलिस वालों ने मुत्तफ़ा राय के लोगों को इस्तेमाल करके यस। जयराज को एलिमिनेट कर दिया ऐसा एटलीस्ट मुत्तफ़ा राय तो अपने क्लेम से, claim या तो क्या भाई बेंगलुरु में आप कह रहे हो तो खुद को ये यस एक क्रेडिट भी लिया इस बात का। लिया है। yes. और क्या कोई इंटरेस्टिंग कोई वाक़या याद आ रहा, कोई स्टोरी जो आपने शेयर ना की हो, जो मैंने सवाल ना किया उसके बारे में, ऐसा कुछ? आई थिंक यही सरप्राइजिंग एस्पेक्ट यही है कि हाउ जो बैंगलोर माफिया है उन्हें ये सिस्टम ने अलाउ कर दिया कि इतना जो 360 डिग्री टर्न जो लाइफ ने उनके लिया है, फ्रॉम फुल क्रिमिनल एक्टिविटीज टू अ कम्प्लीटली वाइट कॉलर लाइफ। आई थिंक समवेयर ये दिखता है कि हमारा सिस्टम जो है उसमें लूप होल्स कितने हैं, और ये जो क्राइम, पॉलिटिकल और माफिया का जो एक नेक्सस है वो बैंगलोर माफिया बहुत ज्यादा एक्सपोज करता है, मुझे ऐसा लगता है। हमारे मुंबई के अंदर ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश तो है जी। ऐसा होता भी होगा, जी। बट बैंगलोर में आपको एक एग्जाम्पल मिल जाते जो जिन्हें आप सामने रख दो तो आप समझ जाओगे। अगर मुत्तफ़ा राय को सामने रखो, अग्नि श्रीधर को सामने रखो, आपको एक ठोस एग्जाम्पल मिल जाता है कि ये इनके नाम इतने सारे मर्डर केसेस में थे, इसमें थे, और फिर अभी इन्होंने अपना लाइफ टर्न अराउंड सब। मुंबई में आपको ऐसा लोग नहीं मिलते हैं जो अखबार निकालेंगे, बाद में फिल्मों कहानियाँ लिखेंगे, फिल्म बुक्स लिखेंगे, मतलब यू डोंट गेट दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स इन मुंबई। सो बैंगलोर अपने हिसाब में थोड़ा यूनिक रहा अंडरवर्ल्ड के मामले में। सो माय पॉइंट इज कि भाई ऑफ बेंगलुरु अपने आप में आई थिंक इज अ डिफरेंट ब्रीड और डिफरेंट ट्राइब, रादर वी कैन से दैट। सो ये जब खाली एक इंटरेस्टिंग बात जो आपको बताना चाहूँ कि जो ज्योति शिलार ने आपसे बताया कि उन्होंने इतने महीनों जाके वहाँ काम किया, हम दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग थी कि वो दिन में मुझे 2 बार कॉल करेगी। यानी आई हैड सेंट हर टू बैंगलोर, बट मेरे लिए फ़िक्र वैसे ही थी कि जैसे रैम्बो वियतनाम गया हुआ है और रैम्बो अकेला है वियतनाम में। सो आई वाज काइंड ऑफ कंसर्न्ड कि ये लड़की को कोई तकलीफ़ ना पहुंच जाए, बिकॉज कोई आदमी ज़्यादा बात और थी। हम लोग रोज़ सुबह में एक बार बात करते थे और रोज़ शाम को बात करते थे। आई डोंट नो मेरी अपने फैमिली से टच में थी कि नहीं थी, लेकिन एक दिन इसने शाम को नहीं फ़ोन किया था। उस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, और मुझे याद है कि मैंने उस वक्त बहुत सारे कॉल बैंगलोर के अधिकारियों को किए थे और बहुत से लोगों को फ़ोन किया था। यहाँ तक मुझे याद है मैंने बैंगलोर के कंट्रोल रूम में फ़ोन किया था। आपको पता है लड़की गायब हुई थी कुछ घंटों तक, और जैसे कि मतलब भोली भाली सी लड़कियाँ होती हैं, सर मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी इसलिए मैंने आपको कॉल नहीं किया। लेकिन जस्ट इमेजिन कि इनका एक फ़ोन की बैटरी का डेड होने से इनका मुझसे टच में ना होना मुझे बहुत फ़िक्रमंद कर गया था कि ये लड़की पता नहीं किसी डॉन ने इसको गायब तो नहीं कर दिया। तो ऐसे बहुत से छोटी पर्सनल चीज़ें मेरे साथ गुजरी हैं इस कहानी लिखने में। आई होप आप लोगों को ये ज्योति शिलार की पर्सनल जर्नी इस अंडरवर्ल्ड को करने में, जो उनकी खुद एक नई अंडरवर्ल्ड थी, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम मुंबई, शी इज़ अ महाराष्ट्रियन, बट द वे वो जाकर उन्होंने बॉम्बे बेंगलोर में ये कहानी की और एक किताब लिखी है। ये कहानी, इस किताब को अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, भाइज ऑफ बेंगलुरु, ये ब्लू सॉल्ट पेंगुइन की तरफ से छपी हुई किताब है, और आज भी अगर कहीं मिल जाए तो आप पढ़ लीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग तरह लिखी हुई है। आई होप आपको ये मुलाकात इनके साथ अच्छी लगी होगी। आप अपने कमेंट दीजिए और हमको बताइए कि आपको ये मुलाकात कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।